अकाउंटेंसी का पेपर देके घर आते हैं और हम बहुत खुश हैं बिकॉज हमारा क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छा था, हमने बहुत अच्छे से सॉल्व किया है एंड नाउ वी आर होपिंग दैट हमारा स्कोर बहुत अच्छा आएगा अकाउंटेंसी में। लेकिन जब एक्चुअली हमें मार्क्स मिलते हैं दैट टाइम वी आर शॉक्ड बिकॉज हमारे जो मार्क्स है वो हमारे एक्सपेक्टेशन से कम है। देन वी डोंट नो दैट एक्चुअली गलती क्या हुई है बिकॉज हमने तो सब सही सॉल्व किया था। यहाँ पे बच्चों प्रॉब्लम ये है दैट आपके कॉन्सेप्ट में कोई ही गलती नहीं थी, आपने सब सही सॉल्व किया, लेकिन आप कोई ना कोई सिली मिस्टेक करके आए हो बच्चों। तो आज के इस लेक्चर में मैं ऐसे ही 10 कॉमन मिस्टेक्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बच्चों, जो बहुत ही ज्यादा कॉमन है, जो स्टूडेंट्स कर देते हैं एग्जाम में, उन्हें पता ही नहीं चलता है और इसके वजह से आपके मार्क्स कट हो जाते हैं बच्चों। इमेजिन अ सिचुएशन जब आपको एक्चुअली सब आ रहा है लेकिन कोई ना कोई सिली मिस्टेक के वजह से आपके मार्क्स कट होते हैं, तब बहुत बुरा फील होता है। एंड इसीलिए वी विल डिस्कस दीज सो दैट ये गलतियां आप बिल्कुल भी ना करें आपके पेपर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है बच्चों, बिलीव मी दिस इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर फॉर यू। क्योंकि साल भर आपने पढ़ाई तो कर ली, लेकिन उन 3 घंटों में जब आप पेपर लिख रहे हो, अगर इसमें से कोई भी मिस्टेक आपसे हो गई तो ये मिस्टेक बहुत भारी पड़ जाएगी। तो अभी हम क्विकली वो मिस्टेक्स डिस्कस करते हैं सो दैट वी कैन अवॉइड देम इन आवर एग्जाम्स। तो सबसे पहली मिस्टेक जो बच्चे हम करते हैं, हमारा जो पहला क्वेश्चन होता है ऑब्जेक्टिव टाइप, उसमें हमें बहुत बार पूछा जाता है फिल इन द ब्लैंक्स एंड रीराइट द सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल ये सवाल आपको पूछा गया है, गुडविल इज अ डैश एसेट। तो यहाँ पे बहुत बार हम क्या करते हैं, वी नो द आंसर। आंसर क्या है? गुडविल इज एन इनटेंजिबल एसेट, है ना। तो हम आंसर शीट में सिर्फ इनटेंजिबल वर्ड लिख के आते हैं और हमें खुशी है दैट हमें ये सही सॉल्व करते आया। लेकिन व्हाट वाज द क्वेश्चन? हमें पूछा गया था रीराइट द कंप्लीट सेंटेंस। एकदम क्लियर इंस्ट्रक्शंस है, तो हमें क्या एक्सपेक्टेड है हमसे दैट हम आंसर शीट में ये पूरा के पूरा सेंटेंस पूरी तरह से लिखे। मतलब आपको क्या करना है, वहां पे आपको पूरा लिखना है आंसर शीट में। कैसे लिखोगे? गुडविल is an intangible asset। इस तरह जब आप लिखोगे बच्चों तो आपका पूरा 1 मार्क गारंटीड है। ऐसे लिखोगे तो आपके मार्क्स कट हो सकते हैं, स्पेशली दो स्टूडेंट्स जिनको 95 प्लस मिलाने हैं। ऐसे छोटे छोटे सिली मिस्टेक्स तो बिल्कुल मत करिए। इवन दो यू नो द करेक्ट आंसर, आपके मार्क्स कट होते हैं और फिर वो बहुत बुरा लगता है। गेटिंग इट? प्लीज रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली बिफोर आंसरिंग। ओके उसके बाद सेकंड गलती हम ऐसे करते हैं बच्चों, जो हमें अग्री और डिसअग्री के क्वेश्चन में बोला जाता है स्पेसिफिकली दैट राइट अग्री और डिसअग्री। इफ वी अग्री विद अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट दे एक्सपेक्ट अस टू राइट अग्री, राइट। लेकिन बिकॉज हम बहुत जल्दी में होते हैं, हम बहुत बार अग्री के बजाय वहां लिख के आ जाते हैं ट्रू, या वहां लिख के आ जाते हैं दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। अब मुझे बताइए आपको क्या पूछा गया था? क्वेश्चन में पूछा गया है अग्री और डिसअग्री, तो आंसर शीट में भी वही एग्जैक्ट वर्ड्स एक्सपेक्टेड है। अगर आप ट्रू फॉल्स लिख के आ जाएंगे, करेक्ट इनकरेक्ट लिख के आ जाएंगे, राइट रॉन्ग लिख के आ जाएंगे, तो मार्क्स आपको नहीं मिलने वाले हैं। ओके सो प्लीज एंश्योर दैट ये गलतियां आप नहीं करें। ऑलराइट, मूविंग टू द नेक्स्ट मिस्टेक दैट वी डू। किसी भी अकाउंटेंसी स्टूडेंट के लिए बच्चों पूछिए दैट सबसे ज्यादा किस बात का डर लगता है? सबसे ज्यादा डर क्या लगता है? दैट हमारा जो बैलेंस शीट है वो टैली नहीं होता है। चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़ हो ही जाती है। तो ऐसी गड़बड़ सबसे ज्यादा क्यों होती है बच्चों? बिकॉज हमें जो एडजस्टमेंट्स दिए जाते हैं हम इसके इफेक्ट्स बराबर से नहीं देते हैं। मेरे सारे लेक्चर्स में मैं एक्सप्लेन करते वक्त आपको हमेशा एक बात बोलती हूँ बच्चों, दैट एडजस्टमेंट्स के मिनिमम कितने? 2 इफेक्ट्स होते हैं, राइट। एवरी एडजस्टमेंट मिनिमम 2 इफेक्ट्स होंगे। तो जैसे ही आप एडजस्टमेंट देखते हो तुरंत आपको उसके दोनों इफेक्ट्स देने हैं। अगर आप कोई भी इफेक्ट देना भूल जाते हो तो आपका बैलेंस शीट कैसे टैली होगा? और फिर हम सोचते हैं मुझे तो सब आ रहा है, मैंने तो सब सही लिखा है, लेकिन बैलेंस शीट टैली नहीं हो रहा है बिकॉज आपने इफेक्ट नहीं दिया। आपने शायद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इफेक्ट दे दिया, बैलेंस शीट में नहीं दिया, तो कैसे टैली होगा?
है ना? तो आपको क्या करना है, एवरी एडजस्टमेंट, जैसे ही आपने एडजस्टमेंट सॉल्व किया, गिव टू इफेक्ट्स। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरीज 2000, तो फर्स्ट इफेक्ट कहाँ आएगा, फर्स्ट इफेक्ट आपका आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, आपको सैलरीज में ऐड करना है ऑन द डेबिट साइड, राइट? तुरंत उसका सेकेंड इफेक्ट देंगे। सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगा, बैलेंस शीट में, बिकॉज दिस इज माई ऑब्लिगेशन, इट इज अ लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी में मैं लिख दूंगी आउटस्टैंडिंग सैलरी 2000। जब ये दोनों इफेक्ट्स मैं दे देती हूँ, उसके बाद यहाँ पे आई एम गोइंग टू टिक दैट आई हैव फिनिश्ड दिस एडजस्टमेंट। आई एम गेटिंग दिस? यहाँ पे विदाउट गिविंग टू इफेक्ट्स यू विल नॉट मूव अहेड। बिल्कुल ऐसे नहीं सोचना है कि क्या करते हैं, पहले प्रॉफिट एंड लॉस के सारे इफेक्ट्स दे देते हैं, फिर बैलेंस शीट के इफेक्ट्स देंगे। नो, वी नेवर डू दैट इन अकाउंटेंसी। स्टेप बाय स्टेप आप करो बच्चों, बिल्कुल आपका जो बैलेंस शीट है वो टैली होना ही होना है। ऑलराइट, इसके बाद और एक गलती हमारी ऐसी हो जाती है बच्चों, दैट हम जब इफेक्ट्स देते हैं हम इनर कॉलम में देते हैं, राइट? लेकिन वो इनर कॉलम से हमें आउटर कॉलम में टोटल करके लेके जाना होता है, जो हम कभी कभी भूल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन दिस प्रॉब्लम मैंने मशीनरी और डेप्रिसिएशन दोनों इनर कॉलम में लिखे हैं, लेकिन अगर बैलेंस शीट में मैं आउटर कॉलम में यहाँ पे अमाउंट लिखना भूल गई तो क्या होगा, क्या मेरा बैलेंस शीट टैली होगा? नहीं, बिलीव मी, ये भी हो जाता है। वी जस्ट फॉरगेट बिकॉज व्हाट वी हैव रिटन द एडजस्टमेंट, हमें लग रहा है कि हमने तो इफेक्ट दे दिया, लेकिन इफेक्ट देने के बाद उसकी टोटल आउटर कॉलम में लिखिए। यहाँ पे 50,000 माइनस 5, तो यहाँ आएगा 45,000। ये लिखोगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे टोटलिंग करते वक्त आप उसे ऐड करोगे, है ना? अगर लिखा ही नहीं है तो कैसे टैली होगा बैलेंस शीट, राइट? और एक गड़बड़ ऐसी हो जाती है बच्चों, दैट हमने ये लिखा है यहाँ पे, ओके, आउटर कॉलम में अमाउंट भी लिखी है, लेकिन क्या हुआ है सुनिए, यहाँ हम क्या कर देते हैं, बिकॉज एडजस्टमेंट में कोई माइनस होगी कोई प्लस होगी अमाउंट, इजंट इट? तो हड़बड़ी में हम लिखते हैं लेस, बट आउटर कॉलम में 50 माइनस 5 करने के जगह हम 50 प्लस 5 करके यहाँ 55,000 लिख के आ जाते हैं। हमें लगता है हमने तो सब सही किया, नहीं बाबा, सही कहाँ किया है, देखिए यहाँ पे लेस था, तो अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे टोटल करना है। आपको अभी लगेगा अरे ये तो बहुत ही सिली है, ऐसा कोई करता है क्या? बिलीव मी, ऐसे हम करते हैं, है ना? ऐसे हम देखते हैं पेपर्स में मिस्टेक्स, एंड दैट इज द रीजन हमें बुरा लगता है दैट बच्चों को ये आ रहा था, बट बिकॉज ऑफ देयर नेग्लिजेंस दे हैव लॉस्ट मार्क्स। वी जस्ट हैव टू बी लिटिल मोर केयरफुल व्हेन वी आर सॉल्विंग द पेपर्स। ठीक है, अब बढ़ते हैं बच्चों अगली मिस्टेक की तरफ, जो हम करते हैं व्हाइल कॉपिंग द नंबर्स और डिजिट्स इनकरेक्टली फ्रॉम द क्वेश्चन पेपर। मतलब क्वेश्चन पेपर में आपको दी गई है अमाउंट 55,000, ठीक है? अब आप ये क्वेश्चन पेपर से आंसर शीट में जब कॉपी कर रहे हो अमाउंट, आपने लिख लिया 5500 एंड देन यू हैव सॉल्व द एंटायर क्वेश्चन करेक्टली, लेकिन स्टार्टिंग की अमाउंट गलत लिखी है। स्टार्ट 55 से करना था, 5500 से कर दिया, तो ऑब्वियसली एंटायर आंसर विल बी रॉन्ग। गेटिंग इट? तो कितना इंपॉर्टेंट है बच्चों दैट आप सही डिजिट्स आंसर शीट में लिखो फ्रॉम योर क्वेश्चन पेपर। कभी कभी 570 लिखा है, दिमाग में 570 चल रहा है, लेकिन आंसर शीट में हमने लिख दिया 750 ना। सॉल्व सही करोगे, सब कुछ करोगे बच्चों, बट मार्क्स नहीं मिलेंगे बिकॉज द आंसर इज इनकरेक्ट। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है बट नंबर्स ही गलत है ना, कैसे चलेगा, है ना? तो इसीलिए एवरी टाइम आई रिपीट, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रीचेक कर लीजिए दैट जो मैंने क्वेश्चन पेपर में अमाउंट दी गई है क्या मैंने वो सही लिखी है मेरे आंसर शीट में, एंड देन यू हैव टू स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। इज दिस क्लियर? अगली जो हम मिस्टेक कर देते हैं बच्चों वो होती है एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ अ पार्टनर के प्रॉब्लम में सिली मिस्टेक्स होते हैं। क्या है, लेट अस सी। देखिए, जब भी हमें रिटायरमेंट या डेथ ऑफ अ पार्टनर दिया गया है, please check करिए that exactly which partner has retired. Let us look at this example. Lal, Bal, Pal are sharing profits and losses in the ratio 3:1:2 and Bal died on 1st July. Simple, ऐसे दिया गया है हमें। अब यहाँ पे which partner has passed away? Tell me. Bal, right? उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 1/6. Isn't this very easy? लेकिन बहुत बार हम क्या करते हैं पेपर में, हमें ऐसे आदत होती है जब जो लास्ट पार्टनर है ना, ही इज द पार्टनर हु इज गोइंग टू रिटायर या ही इज द पार्टनर हु इज गोइंग टू डाई। तो इस केस में हमने पढ़ा बाल है, लेकिन पाल का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है
वो हम कंसिडर कर लेते हैं, बिकॉज हमारे दिमाग में है जो थर्ड पार्टनर है ही इज ओनली गोइंग टू रिटायर। अरे ऐसे जरूरी नहीं है ना। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल वाइल राइटिंग द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, बिकॉज अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ही गलत हो गया तो ऑब्वियसली सारे कैलकुलेशंस आपके गलत हो जाएंगे, इवन दो वॉट एवर यू हैव सॉल्व्ड इज करेक्ट कॉन्सेप्चुअली, बिकॉज आपका पीएसआर गलत था, एवरीथिंग एल्स विल बी रॉन्ग। इमेजिन, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दैट आप चेक कर लो एक बार which partner has retired और which partner has passed away. Okay, similarly यही प्रॉब्लम में और दूसरी गलती क्या कर देते हैं हम, he has died on 1st July। तो ये कितने महीने बिजनेस में था, अप्रैल मई जून, फॉर 3 months, राइट। यहाँ पे हम गड़बड़ कर देते हैं बिकॉज जुलाई लिखा है तो हम सोचते हैं पास्ट अवे इन जुलाई, सो अप्रैल मई जून एंड जुलाई ही वाज देयर इन द बिजनेस फॉर 4 months। नहीं, he passed away on 1st July। देखिए कि क्या दिया गया है आपको बच्चों, ओके, एंड देन अकॉर्डिंगली मंथ्स का कैलकुलेशन करिए। इतना इजी है मंथ्स का कैलकुलेशन, है ना। बट स्टिल व्हेनेवर आई वाज एक्सप्लेनिंग, आपने देखा होगा मैं हमेशा इस तरह से कैलकुलेट करती हूँ नंबर ऑफ मंथ्स। Why do I do that? So that we will not make any silly mistake। बहुत बार ऐसे होता है जो बहुत इजी होता है ना सवाल, वहीं पे हम कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं, वहां चांसेस ज्यादा होते हैं बिकॉज वी आर ओवर कॉन्फिडेंट समटाइम्स। डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट इन द पेपर। साल भर आपने इतनी मेहनत की है, इतनी पढ़ाई की है बच्चों, इन 3 घंटों में आपको एग्जामिनर को ये बताना है दैट आपको सब सही आता है। ये कैसे होगा, व्हेन यू अवॉइड ऑल दीज सिली मिस्टेक्स। तो ये 3 घंटे आप बहुत ही अच्छी से कॉशियसली पेपर लिखोगे। ऑलराइट, तो ये जो नंबर ऑफ मंथ्स है, बी वेरी वेरी केयरफुल इन द कैलकुलेशन। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट मिस्टेक दैट वी डू इज वी राइट द करेक्ट अमाउंट बट इन द रॉन्ग पार्टनर्स अकाउंट। अभी पार्टनरशिप में हमें 3 पार्टनर्स दिए जाते हैं बहुत बार, तो क्या करते हैं हम लोग, लेट अस सी। इस एग्जाम्पल में लाल बाल पाल आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1:2 एंड रिजर्व फंड इज 6,000। अब इस रिजर्व फंड को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स में, तो हमें पता है किस तरह होता है ना। सो वी आर गोइंग टू डू रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंट्री सही है। अब सही अमाउंट्स क्या होंगे, यहाँ पे 3:1:2 है, तो लाल के अकाउंट में हमें देना है 3,000, बाल के अकाउंट में 1,000 एंड पाल के अकाउंट में 2,000, करेक्ट। लेकिन अगेन ये 3:1:2 हमारे दिमाग में जब हम लिख रहे हैं दैट टाइम वी फॉरगेट इट, और यहां हम गलती से लिख देते हैं रिजर्व फंड 3,000, 2,000 एंड 1,000। दिस इज इनकरेक्ट। क्या था यहाँ पे, देखिए what was the amount, 1,000 for बाल and 2,000 for पाल। हमने क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, अमाउंट सही लिखी है, पार्टनर का अकाउंट गलत है। ये भी बहुत कॉमन मिस्टेक है बच्चों। दैट इज व्हाई आई ऑलवेज टेल यू ऑल, जब भी हम पार्टनर के कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हैं एक बार ग्लांस करो ऊपर दैट ओके मैंने बराबर पार्टनर के हेड में वो बराबर से अमाउंट लिखी है ना। अमाउंट का कैलकुलेशन भी सही होता है, बस ये इंटरचेंज हम बहुत बार कर देते हैं जिसके वजह से हमारे मार्क्स कट हो जाते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट मिस्टेक दैट वी डू इज, जब रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज पूछा जाता है तब कौन से वर्ड यूज हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखो रीवैल्यूएशन इज एक्सट्रीमली इजी, इज इट? तो यहाँ पे हमें बिल्कुल मार्क्स गंवाने नहीं है। नाउ लेट अस लुक एट दिस एग्जांपल। यहाँ पे हमें डेटर्स दिए गए हैं 20,000 और आरडीडी दिया गया है 2,000। ओके, पहले क्वेश्चन में देखो क्या पूछा गया है, आरडीडी टू बी इंक्रीज अप टू 5,000। अप टू वर्ड यूज हुआ है। ओके, अप टू का ये मतलब होता है दैट ये जो आरडीडी है 2,000 का, अब वो 2,000 पे नहीं दिखेगा, अब वो दिखना चाहिए 5,000 पे, राइट। इसका मतलब होता है अप टू। तो जब रीवैल्यू कर रहे हो उसकी एंट्री कितने की पास करोगे, उसकी एंट्री पास होगी 3,000 की, 5,000 की एंट्री मत पास कर देना। आपको बोला है अप टू, मतलब 5,000 पे आरडीडी दिखना चाहिए, आरडीडी ऑलरेडी 2,000 पे दिख रहा है, 3,000 की एंट्री पास करनी है। यहाँ पे हम ये कर देते हैं दैट अप टू हम सही से नहीं समझते हैं और पूरे के पूरे 5,000 की एंट्री करके आते हैं। इवन दो द एंट्री माइट बी राइट, द अमाउंट इज इनकरेक्ट, राइट। सेकंड देखिए, सेकंड सवाल देखिए क्या है, आरडीडी टू बी इंक्रीज्ड बाय 5,000। अब यहाँ पे 5,000 की एंट्री पास होगी, मतलब जो फाइनल आरडीडी है वो कितने पे दिखेगा, 2,000 प्लस 5,000 7,000।
गेटिंग इट? तो ये वर्ड्स का आपको ख्याल रखना है बच्चों जब आप रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। क्लियर? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट मिस्टेक इज इन द चैप्टर इशू ऑफ शेयर्स। बच्चों इस चैप्टर में कंपनी कुछ शेयर्स इशू करती है, उसमें से कुछ शेयर्स के लिए हम अप्लाई करते हैं। देयर इज अ डिफरेंस इन दीज टू टर्म्स। लेट अस लुक एट दिस एग्जांपल। यहाँ पे कंपनी ने शेयर्स इशू किए हैं 25,000 और शेयर एप्लीकेशन है 20,000 का। तो यहाँ पे अगर एप्लीकेशन मनी इज 2 रुपीज पर शेयर, तो हमारी फर्स्ट एंट्री होती है, वेरी फर्स्ट एंट्री, उसकी अमाउंट क्या होगी? कितना एप्लीकेशन मनी मिला है हमें? 20,000 इंटू 2, दैट इज 40,000। यहाँ पे हम गलती क्या कर देते हैं? यहाँ पे सिली मिस्टेक हमारी होती है, हम 25,000 इंटू 2 करके आ जाते हैं बिकॉज कंपनी ने इतने शेयर्स इशू किए हैं। नहीं, कंपनी ने शेयर्स इशू किए, लेकिन पैसे कितने शेयर्स के मिलेंगे? जितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन किया है। ओके, रिमेंबर दिस दैट कितने शेयर्स इशू किए हैं ये मैटर नहीं करता है, अप्लाई कितने शेयर हुए हैं दैट विल डिसाइड द मनी दैट वी रिसीव। ओके, सिमिलरली ओवर सब्सक्रिप्शन का अगर होगा प्रॉब्लम, वहां पे आपको पूछा जा सकता है दैट शेयर्स इशूड आर 25,000 बट शेयर्स अप्लाइड आर 30,000। तो यहाँ पे भी 25,000 इंटू 2 करके मत आ जाना, दैट विल बी रॉन्ग। पैसा कितना मिला है? 30,000 शेयर्स इंटू 2, सो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड विल बी 60,000। ये ओवर सब्सक्रिप्शन का प्रॉब्लम है, पैसा उतना मिला है। ऑब्वियसली अगर ये ओवर सब्सक्राइब्ड है तो या तो हम प्रो रेटा अलॉटमेंट करेंगे या फिर वी आर गोइंग टू रिफंड द एक्स्ट्रा मनी। ओके, वॉट एवर इज टोल्ड इन द प्रॉब्लम, बट फर्स्ट एंट्री जो होती है हमारी, वहां पे हमें गड़बड़ नहीं करना है। इज दिस वेरी क्लियर? ओके, मूविंग ऑन। नेक्स्ट हमारा जो मिस्टेक है दैट इज इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बच्चों बिल्स ऑफ एक्सचेंज मैंने जब भी आपको प्रॉब्लम समझाए हैं, वहां पे देखिए मैं एक डायग्राम ड्रॉ करती हूँ छोटा सा, हु इज द ड्रॉवर, हु इज द ड्रॉई, हु इज द एंडोर्सर, हु इज द पे, ये सब हम यहाँ पे समझते हैं। व्हाई? बिकॉज ये हमें एक्सप्लेन करता है पूरा सिनेरियो क्या है। इट विल हार्डली टेक सम टाइम, लेकिन आपको पूरा जो सिनेरियो है वो क्लियर हो जाता है। तो इस तरह आपको वर्किंग नोट करना है बिकॉज क्वेश्चन में क्या पूछा गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें क्वेश्चन में कई बार दिया जाता है पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द ड्रॉवर, या पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द ड्रॉई, ओके, या फिर जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द पेई। तो ऐसे केस में हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट करता है। जब हम सवाल देख रहे हैं, व्हेन वी आर रीडिंग द क्वेश्चन, वी हैव टू एंश्योर दैट अगर हमें बोला गया है पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द ड्रॉवर, तो हमें ड्रॉवर के पॉइंट ऑफ व्यू से उन जर्नल एंट्रीज को पास करना है। या फिर हमें दिया गया है पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द ड्रॉई, तो हमें ड्रॉई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा। तो हमारे एंट्रीज पूरे के पूरे अलग हो जाएंगे बच्चों। अगर हम बिल्स रिसीवेबल लिख के आ गए, लेकिन हमें तो बोला गया था पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द ड्रॉई, ड्रॉई के लिए बिल्स रिसीवेबल नहीं होता है, बिल्स पेएबल होता है ना। तो जब आप सवाल पढ़ रहे हो, मेन क्वेश्चन, बी वेरी वेरी अटेंटिव दैट आपको किसके पॉइंट ऑफ व्यू से उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, एंड देन यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट। बहुत बार ऐसे होता है हमें सब आ रहा है, लेकिन ये हम ठीक से नहीं पढ़ते हैं। जल्दी है ना, सॉल्व करना है बस पेपर, नहीं, पहले समझो कि सवाल क्या पूछा है, उसके बाद आप आंसर करोगे। दिस इज क्लियर? ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट मिस्टेक दैट वी डू इज ओवर राइटिंग, स्क्रिबलिंग, इलेजिबल हैंडराइटिंग। अब ये जो मिस्टेक है ना बच्चों, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। मतलब आपको सब आ रहा है फिर भी आप मार्क्स गवा देते हो बिकॉज ऑफ दिस। नाउ प्लीज रिमेंबर, जो एग्जामिनर है, ही और शी इज ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग। वो इतने सारे आंसर शीट्स चेक करते हैं बच्चों, तो दे ऑल्सो वांट कि किसी का अच्छा प्रेजेंटेशन हो। अच्छा प्रेजेंटेशन रहता है तो इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, तो मार्क्स भी अच्छे मिल जाते हैं, है ना। यहाँ पे क्या होता है, बहुत बार हमने 120 लिखा, फिर हमें लगा अरे 120 तो नहीं चाहिए, 128, फिर इस तरह कर देंगे। फिर ध्यान में आया अरे 128 भी नहीं चाहिए, 158 चाहिए, तो ये इस तरह। अब ये एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा दैट एग्जैक्टली फाइनल अमाउंट आपने क्या लिखी है। या फिर और क्या करते हैं हमने लिख दिया 150, हमें ये चाहिए ही नहीं, तो हम इस तरह से यहाँ पे ऐसे पूरा मतलब ऐसे कर देते हैं, उस पेपर को इस तरह स्क्रिबल कर देते हैं दैट वो पूरा हमें ऐसे उठ के हाईलाइट हो जाता है एग्जामिनर को। तो ऐसे बहुत सारे हम इस तरह से स्क्रिबल 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 करके आ जाते हैं आंसर शीट में। ठीक है, आपसे गलती हो गई, ओके, लेकिन इस तरह स्क्रिबल मत करो, बिकॉज क्या होता है जब आप ऐसे स्क्रिबल करते हो ना, तो दैट इज हाईलाइटेड इन योर पेपर,
तो सबसे पहले जब हम पेपर खोलते हैं ना, तो एग्जामिनर को पहले सब वो स्क्रिबलिंग नजर आता है। तो एग्जामिनर को क्या लगता है दैट है ना, इस स्टूडेंट को कुछ आ नहीं रहा है। ऐसा इंप्रेशन चाहिए क्या हमें? नहीं, हमें क्या चाहिए दैट एग्जामिनर को ऐसे लगना चाहिए दैट हमें सब कुछ सही आता है। तो आपको क्या करना है, जब भी आपको लगे दैट कोई अमाउंट आपने गलत लिखी है, फॉर एग्जाम्पल आपने 120 लिखा, आपको इस अमाउंट को इरेज करना है, तो आप क्या करोगे, इस तरह से बस इसे कट करना है और जो नई अमाउंट है वो आप इधर लिख दोगे, सी 128। ओके, या फिर नेक्स्ट लाइन पे ये पूरा पर्टिकुलर्स भी और अमाउंट भी सब कुछ नेक्स्ट लाइन पे लिख लीजिए, है ना। बट इस तरह से शैबी प्रेजेंटेशन नहीं करना है। व्हेन यू आर कटिंग अ पर्टिकुलर अमाउंट, वो बहुत ऑब्वियस नहीं होनी चाहिए, है ना, वो एकदम हाईलाइट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इज दिस वेरी वेरी क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, हमारा अकाउंटेंसी का पेपर है, ये अगर नंबर्स ही समझ में नहीं आएंगे एग्जामिनर के, तो मार्क्स कैसे मिलेंगे? आपको सब आ रहा है बट एग्जामिनर को तो समझना चाहिए आपने क्या लिखा है। तो प्लीज एंश्योर दैट आपकी जो हैंडराइटिंग है ना, वो पढ़ने लायक होनी चाहिए। एग्जामिनर को हैंडराइटिंग समझनी चाहिए। ओके, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट मिस्टेक इज दैट द फॉर्मेट्स दैट वी आर ड्रॉइंग आर नॉट प्रॉपर। प्लीज रिमेंबर, यहाँ पे हमें बहुत सारे फॉर्मेट्स ड्रॉ करने होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एटसेट्रा। So wherever we are drawing the format, we will always use a ruler. We will use our pen और pencil और proper formats बनाएंगे, headings के साथ properly सब कुछ करेंगे। ओके, हमें यहाँ पे drawing का पेपर नहीं है, फ्री हैंड से आपको लाइंस नहीं बनाने हैं बच्चों। यूज अ रूलर, प्रेजेंटेशन अच्छा दिखना चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट मिस्टेक दैट वी डू इज इम्प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट। बच्चों ये मिस्टेक बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं। क्या होता है, हमें पता ही नहीं होता है दैट कौन से क्वेश्चन को कितना टाइम देना चाहिए, या फिर पता होता है लेकिन हम उसे प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं उन 3 घंटों में। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर स्टक इन अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, मैंने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया है बट यहाँ पे आई एम स्टक, बट यहाँ पे मुझे पता है दैट क्वेश्चन नंबर 2 को मुझे अगर फॉर एग्जाम्पल 20 मिनट्स देने हैं, आई एम स्टक, आई विल गिव इट 2-3 मिनट्स एक्स्ट्रा। अगर उसके बावजूद मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते आएगा, आई हैव टू मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ हम क्या गड़बड़ कर देते हैं, यहाँ हम 20 मिनट से बहुत ज्यादा एक्सीड कर जाते हैं। अगले 10-15 मिनट हम सोचते ही रहते हैं एंड वी ट्राई टू फोकस ऑन वन पर्टिकुलर क्वेश्चन, बट इसके वजह से क्या हो जाता है, जो हमारे अगले क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, इनका जो टाइम है वो कम हो जाता है। अब वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारे पास टाइम की कमी हो जाती है। और अगर टाइम कम होगा तो अगेन the mistakes that we will do in those particular problems increases, and obviously इसके वजह से बहुत बार हमारा पेपर कंप्लीट नहीं होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं दैट अकाउंटेंसी का पेपर तो कंप्लीट ही नहीं होता है। पेपर डेफिनेटली कंप्लीट होता है बच्चों, अगर हम प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करें तो। ये टाइम मैनेजमेंट का मैंने सेपरेट लेक्चर लिया हुआ है बच्चों, और एवरी क्वेश्चन आपने कितने मिनट्स देने चाहिए अकॉर्डिंग टू द मार्क्स दैट क्वेश्चन कैरीज, ये मैंने आपको डिटेल में समझाया हुआ है। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा है, गो थ्रू दैट। जब आप वो देख लेंगे लेक्चर, तो ये टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है ये आप समझ जाएंगे बच्चों। ये बहुत क्रूशियल है। इमेजिन करिए आपको सब आ रहा था, फिर भी अगर आप पेपर ही नहीं कंप्लीट कर पाए, कितना बुरा लगेगा आपको, है ना। बट इसका कोई फायदा ही नहीं है, आगे क्या फायदा अगर आप वो पेपर में लिख नहीं पाओगे तो। दैट इज वाई दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका किसी प्रॉब्लम में बैलेंस शीट टैली नहीं हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट गिव इट 2-3 मिनट्स एक्स्ट्रा, नहीं हुआ तो लीव इट। अगर बैलेंस शीट टैली नहीं हो रहा है तो मैक्सिमम 1-2 मार्क्स कटेंगे आपके। लेकिन इमेजिन करिए अगर अगला क्वेश्चन आपने सॉल्व नहीं किया, पूरा के पूरा क्वेश्चन छूट गया, तो कितने ज्यादा मार्क्स आप वहां पे खो दोगे, है ना। सो प्लीज ट्राई टू बैलेंस दिस। ओके, सो व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग, मैनेज योर टाइम प्रॉपर्ली। ओके, एंड लास्ट बट नॉट एट ऑल द लीस्ट इज रीचेकिंग योर आंसर शीट। बच्चों मैंने यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट के लेक्चर में रीचेकिंग के लिए अलग से 10 मिनट रखे हुए हैं। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपने अगर कहीं पे भी कोई सिली मिस्टेक कर दी हो, कहीं कोई क्वेश्चन नंबर गलत लिखा हो, कोई भी ऐसी छोटी मोटी गलती होगी, तो वो आपको सुधारने के लिए टाइम जरूरी होता है बच्चों। ये जो सिली मिस्टेक्स होते हैं बच्चों, ये हम यहाँ पे जब रीचेक करते हैं ना, तो हमारे ध्यान में आ जाते हैं एंड देन वी विल हैव टाइम टू सॉल्व देम। ओके, तो यहाँ सिली मिस्टेक्स पकड़ने के लिए ये रीचेकिंग करना भी बहुत जरूरी है।
सो प्लीज एंश्योर दैट ये जो सारी गलतियां जो मैंने अभी आपको समझाई हैं, ये आप आपके पेपर में बिल्कुल भी नहीं करेंगे बच्चों। हमने इतनी मेहनत की है साल भर से, वी हैव टू एंश्योर दैट वो जो 3 घंटे हम पेपर लिखेंगे, बहुत ज्यादा अटेंटिवली लिखेंगे, हम पेपर टाइम पे कंप्लीट करेंगे और कोई भी सिली मिस्टेक करके हम नहीं आएंगे बच्चों। ओके, डू शेयर दिस लेक्चर विद दैट फ्रेंड ऑफ योर्स जो अकाउंटेंसी में इस तरह की सिली मिस्टेक करते हैं, एंड आप ये गलतियां नहीं करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई विल अवॉइड दीज मिस्टेक्स। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर।